विचार आणविक प्रक्रियाओं के उत्पाद नहीं। हम्म, ऐसा प्रतीत होता है कि लोग विचार के अधस्वर वाक या मस्तिष्क की आणविक प्रक्रियाओं का एक उत्पाद समझते हैं, कि हमारे मस्तिष्क से ही विचार निकल रहे हैं, ऐसा समझते हैं लोग। वे लोग संग्रमवश मस्तिष्क के उत्तक में उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेग को विचारों का समानार्थी मानते हैं, यह विचारों को आणविक प्रक्रियाओं से अनन्य मानते हैं जो कि उन विद्युत आवेगों को उत्पन्न करते हैं जो कि संवेदनाओं द्वारा स्थापित होते हैं। यदि ये लोग भौतिक तथा अधिभौतिक के बीच के अंतर को ध्यान में रखें तो वे भली भांति समझ लेंगे कि विचार अभौतिक वस्तुएं हैं और कल्पना के कितने भी विसर से उन्हें मस्तिष्क आवेगों अथवा आवनिक प्रक्रियाओं के साथ तादात्म्यकृत नहीं किया जा सकता। यद्यपि संवेदी संदेश विद्युत आवेगों तथा आणविक प्रक्रियाओं के जरिए मस्तिष्क का तथा आत्मा को ले जाए जाते हैं। आइए हम इनका अंतर एक सामान्य अनुमान एनालॉजी द्वारा स्पष्ट करें। किसी गिटार से निकलने वाले संगीतीय स्वर गिटार के कंपायमान तारों के जरिए उत्पन्न होते हैं, किंतु हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये स्वर संगीतकार द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो कि गिटार को बजाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कहना गलत होगा कि संगीत कंपायमान तारों का एक उत्पाद है। इसी प्रकार आणविक प्रक्रियाएं तथा विद्युत मस्तिष्कीय आवेग का मात्र कंपन है, जबकि आत्मा एक संगीतकार की तरह विचार को उत्पन्न करने, विचार का निर्वचन करने तथा विचार का प्रशंसन करने के लिए मस्तिष्क का उपयोग एक उपकरण की तरह करती है। जैसा कि श्री पॉलसन कहते हैं कि विचार को आणविक प्रक्रिया के उप उत्पाद मानना या विद्युत मस्तिष्कीय आवेगों के रूप में अधर स्वर वाक मानना मात्र भाषा के साथ छेड़छाड़ करना है। हम पॉलसन को सी डुकासे की पुस्तक से अधिक विस्तार पूर्वक उद्धृत करते हैं। डुकासे ने इस विचार का दृढ़तापूर्वक खंडन किया है कि चेतना आणविक प्रक्रियाओं का उप उत्पाद है। यहाँ वे पॉलसन को उद्धृत करते हैं। इस कथन के समर्थन के लिए कोई भी साक्ष्य न कभी है और न ही दिया जा सकता, क्योंकि यह वस्तुतः विचार, भावना, संवेदन, इच्छा आदि शब्दों को उन तथ्यों को सूचित करवाने या एक प्रच्छन्न प्रस्ताव मात्र है। यह कहना कि वे शब्द कतिपय रासायनिक या व्यवहारात्मक घटनाओं के मात्र अन्य नाम है, नितांत मान्यपूर्ण होगा, क्योंकि यह कहना वैसा ही होगा जैसा कहना कि लकड़ी कांच का एक अन्य नाम है, आलू गोभी का एक अन्य नाम है। हमें हमें से प्रत्येक व्यक्ति अंतर्दर्शन द्वारा प्रत्यक्षतः यह देख सकता है कि विचार, इच्छा, संवेदन तथा अन्य मानसिक अवस्थाएं कैसी हैं, और अंतर्दर्शन यह प्रकट करता है कि वे पेशी, आकुंचन या ग्रंथि स्राव या किसी भी अन्य शारीरिक घटना से सदृश कदापि नहीं। भाषा के साथ कितनी भी छेड़छाड़ प्रेक्षणीय तथ्य को परिवर्तित नहीं कर सकती। ये सोचना एक बात है और स्पष्ट स्वर में बोलना बिल्कुल दूसरी बात है। यह कि क्रोध नामक भावना और शारीरिक व्यवहार से, जो कि क्रोध के होते पर होता है, कोई भी सादृश्य नहीं है। यह इच्छा का कोई कार्यतनिक भी उस चीज जैसा नहीं है, जैसा कि हम तब पाते जब हमारी खोपड़ी को खोलते हैं तथा उसका परीक्षण करते हैं। निसंदेह कतिपय मानसिक घटनाएं उसी ढंग से कतिपय शारीरिक घटनाओं से जुड़ी होती हैं, किंतु वे स्वयं शारीरिक घटनाएं नहीं होती। यह संबंध अन्य अनन्यता नहीं है। विचार तथा प्रत्यय आइडिया संवेदन नहीं है। आइए अब हम उन लोगों के दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे जो यह कहते हैं कि विचार, संवेदन या संवेदी उद्दीपनों के सिवाय कुछ भी नहीं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि जब हमारी इंद्रियां उनके विषय के संपर्क में नहीं होती, तब भी मानविक बिंब निर्मित कर सकते हैं और करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और प्रत्येक निर्मित करते हैं।
हमारे सब विचार तथा प्रत्यय संवेदी संदेशों के उद्दीपन या संवेदनों के परिणाम नहीं होते। निसंदेह अधिकांश मामलों में संवेदन चिंतन के लिए उत्पादन प्रदान करते हैं, किंतु मन, चेतना या आत्मा के पास उन प्रत्ययों के रूप में पुनर्गठित करने की शक्ति तथा योग्यता होती है। यह हमारे मन में प्रत्यय अचानक कौन भी सकते हैं, या जैसे कि हम कहते हैं हमारे मन में कोई प्रलय उठ सकता है, या हमारा मन किसी संप्रदाय का सुतन कर सकता है, या हमारा मन किसी संवेदन पर गहराई से सोच सकता है और किसी संवेदी संदेश का निर्वचन कर सकता है, या फिर या भी उस कार्यवाही न करने का निर्णय कर सकता है। इस प्रकार विचार तथा प्रत्यय एक भिन्न कोटि की सत्ताएं हैं, और वे अधिभौतिक स्वरूप के होते हैं। भले ही वे संवेदनों से संबंधित होते हैं, लेकिन वे संबंधन के अन्य नाम नहीं। यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि कौन से संवेदन दिक्, काल तथा संख्या के अनुरूप है, कौन सा संवेदन गणितीय संख्या 1 से 5 तक है, तो अंततः अधिक स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट है कि ये तथा ऐसे अन्य संप्रत्यय प्रत्यय या विचार संवेदन नहीं। बस मनुष्य विचार करता है, वह एक विचारक है। वह कहना गलत होगा कि वह मात्र बोध करता है। आत्मा ही निर्वचन करती है, समझती है, प्रशंसन करती है और संवेदी संदेशों व संवेदनाओं पर कार्यवाही करती है। यह ज्ञात तथ्य ध्यान देने योग्य है कि स्वयं ब्रह्म मस्तिष्क कोई भी संवेदन ग्रहण नहीं करता, उसे बोध नहीं होता और वह अनुभव नहीं कर सकता। जैसे कि कोई कोमा में चला जाता है तो मस्तिष्क अनुभव नहीं करता। जैसे आत्मा वापस शरीर में आती है, तभी वो जब उसका मस्तिष्क से तभी उसके शरीर में कुछ प्रकम्पन होता है या उसके मुख से कुछ वचन निकलते हैं। तो उदाहरणार्थ वह दर्द का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म मस्तिष्क में कोई भी संवेदन उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए यह कहना गलत होगा कि प्रत्येक केंद्रीय रूप से उद्भूत संवेदन है। अच्छा, यदि वे हैं ही, लेकिन प्रश्न यह है कि कौन इन संवेदन को प्रत्यय रूप में रूपांतरित करता है। उसे यह होगा कि मन वाचक करना। मस्तिष्क में कोई भी संवेदन उत्पन्न, यह ज्ञात तथ्य ध्यान देने योग्य, स्वयं प्रमस्त कोई भी संवेदन ग्रहण नहीं करता, उसे बोध नहीं होता और वह अनुभव नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ वह दर्द का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म मस्तिष्क में कोई भी संवेदन उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए कहना गलत होगा कि प्रत्येक केंद्रीय रूप से उत्पन्न संवेदन है। अच्छा, यदि वे हैं ही, लेकिन प्रश्न यह है कि कौन इन संवेदन को प्रत्यय रूप में रूपांतरित करता है। उत्तर यह होगा कि मन, मानस, चेतना या आत्मा द्वारा यह किया जाता है। इसलिए आत्मा मस्तिष्क से भिन्न एक सत्ता है। तथापि कुछ ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने यह कहा कि स्वयं की प्रत्यक्षण से भिन्न कोई भी सत्ता नहीं होती, अस्तित्व नहीं होता। उन्होंने यह कहा कि मन एक प्रकार का रंगमंच है, जहाँ एक के बाद एक अनेक प्रत्यक्षण परसेप्शन दिखाई देते हैं। हम इस कथन का परीक्षण करेंगे कि मन एक दर्शक है या दृश्यों का एक संचय, या कि उसके पास एक ऐसी स्थायी सत्ता है जो कि प्रत्यक्षण करती है और प्रत्यक्षण करने में सक्षम है। या मनुष्य विचारों का एक समूह है, या मनुष्य या मस्तिष्क ही की एक अनुघटना है। विचार तथा प्रत्यक्षण अनुक्रम में तथा निरंतर प्रकट होते हैं, और वे गुजर जाते हैं तथा फिर से गुजर जाते हैं और खिसक जाते हैं, क्योंकि अंतर विवेकशील सत्ता आत्मा वहाँ निरंतर होती है। किसी अनुक्रम में या किसी श्रृंखला में विचारों का निरंतर प्रकट होना यह नहीं दर्शाता कि मन एक प्रक्रिया है, किंतु यह कि मन या आत्मा उद्दीपनों या संवेदों संदेशों का निरंतर प्रसंस्करण करती है तथा उनका अवलोकन करती है तथा उन पर प्रतिक्रिया करती है। इसलिए स्वयं को अनुकर्मिक विचारों की एक प्रक्रिया या समूह न समझो,
बल्कि वह व्यक्ति समझो जो कि इस प्रक्रिया तथा अनुक्रम का अवलोकन करता है तथा उनका विषय तथा विषयी है। श्री भगवान वाच। भगवान, मानव प्राणी सोचता है या सोचने की क्षमता रखता है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता, किंतु प्रश्न यह है, विचार तथा स्वतत्व के बीच संबंध क्या है? दूसरे शब्दों में, क्या यह स्वतत्व एक विचारक है या कि वह विचार का एकमात्र अवलोकन करता है? विचार तथा स्वतत्व के बीच के संबंध को समझ लेने पर हम स्वतत्व या स्व के स्वभाव को समझ सकेंगे। क्या मैं एक विचारक हूँ या एक विचार हूँ? यह प्रत्यक्षण करता हूँ या एक प्रत्यक्षण हूँ? एक जर्मन दार्शनिक फ्रेश का यह विश्वास था कि स्व तत्व का या स्व ही सोचता है। इस प्रकार उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को ही इस पूर्व पक्ष के आधार पर सिद्ध किया कि विचार अस्तित्व में रहता। उन्होंने कहा, कोजिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। तथापि प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक डेविड होम ने उपयुक्त तर्क का खंडन किया। डिस्कॉन्टेस तथा उनकी विचारधारा के अन्य विचारों का उल्लेख करते हुए होम कहते हैं, कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो यह कल्पना करते हैं कि प्रत्येक क्षण हम उस वस्तु के प्रति घनिष्ठ संचेतन होते हैं जिसे हम अपना स्व कहते हैं। यह कि हम उसके अस्तित्व का अनुभव करते हैं और किसी निदर्शन के साक्ष्य पर पड़े उसकी परिपूर्ण नम्रता तथा सरलता से परे उसकी परिपूर्णता करते हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, जब मैं अत्यंत घनिष्ठ का प्रवेश करता हूँ जिसे मैं मेरा स्व कहता हूँ, तो मैं हमेशा किसी ताप या शीत, प्रकाश या छाया, प्रेम या घृणा, पीड़ा या सुख या किसी विशेष या अन्य प्रत्यक्षण पर अटक जाता हूँ। मैं बिना किसी प्रत्यक्षण के किसी भी समय मेरे स्व को कभी भी पकड़ नहीं पाता और प्रत्यक्षण के सिवाय किसी का भी अवलोकन नहीं कर सकता। जब मेरे प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन किसी भी समय के लिए जैसे गहरी नींद द्वारा मुझसे दूर हो जाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि जब तक मैं अपने इस बारे में अचेत होता हूँ तब तक मैं वस्तुतः विद्यमान नहीं होता। यदि मेरे सभी प्रत्यक्षण परसेप्शन मेरी मृत्यु द्वारा अलग हो जाए तो ना मैं सोच सकूं, न मेरे शरीर के मर जाने पर मेरे अस्तित्व पूर्णतः नष्ट हो जाना चाहिए, न तो मैं ये कल्पना कर सकता कि मुझे एक परिपूर्ण असत्ता बनाने के लिए आगे क्या आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति प्रकृष्ट तथा अपूर्व निर्णित विचारों के आधार पर यह सोचता है कि उसके पास स्वयं के बारे में कोई भिन्न धारणा है, तो मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं उसके साथ नहीं रह गया हूँ। मैं उसे इतनी ही गुंजाइश दे सकता हूँ कि वह भी सही हो सकता है और मैं भी सही हो सकता हूँ, और यह इस ब्योरे के तत्व हमसे भिन्नता है। संभवतः वह किसी सरल तथा निरंतर वस्तु का प्रत्यक्षण कर सकता है जिसे वह अपना स्व कहता है। यद्यपि मैं निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूँ कि मुझसे ऐसे कोई भी सिद्धांत नहीं। इस प्रकार के कुछ तत्वों को जोड़कर मैं शेष मानव जाति से यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि वे विभिन्न प्रत्यक्षणों के एक समूह या संग्रह के सिवाय कुछ भी नहीं है, जो कि बाद में अकल्पनीय शुद्धता से आते हैं और निरंतर अभिभाव तथा गतिमान में रहते हैं। इसलिए होम की दृष्टि मनुष्य विभिन्न प्रत्यक्षणों तथा विचारों का एक समूह के सिवाय कुछ भी नहीं। होम आगे यह कहते हैं, मन एक प्रकार का थिएटर है जहाँ अनेक प्रत्यक्षण एक के बाद एक प्रकट होते हैं, गुजरते हैं, फिर से गुजरते हैं, खिसक जाते हैं और अनेक प्रकार की भंगिमाओं और परिस्थितियों में मिश्रित हो जाते हैं। उनमें एक समय में उचित रीति से कोई सरलता नहीं होती, कोई अन्यता नहीं होती। थिएटर की तुलना में हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। वे केवल अनुक्रमिक प्रत्यक्षण होते हैं जिससे मन का गठन होता है। न ही हमारे पास उस स्थान की कोई धारणा होती है जहाँ से दृश्य विदित होते हैं, न ही उन सामग्रियों की धारणा होती है जिससे उसकी रचना होती है। इस प्रकार होम के अनुसार मन एक थिएटर है जहाँ ताप, शीत, प्रेम या घृणा, पीड़ा या सुख के प्रत्यक्षण गुजरते हैं, फिर से गुजरते हैं, खिसक जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं और फिर मन
कोई स्थान नहीं, वह केवल अनुक्रमिक प्रत्यक्षताओं से गठित है। तो कल हम जानेंगे रूम के तर्क में दोष क्या था। ओम शांति। ओम शांति।